इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम NPS। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। This program is sponsored by IEPFA, Informed Investor, Empowered Investor, Smart Investor। सुरक्षित कल के साथ साथ NPS आज आपको एक नया आत्मविश्वास भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी NPS से जुड़ सकता है। किसी भी POP जैसे बैंकों, NBFC के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना NPS खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए NPS जरूरी है। कॉपीपुर गांव के कॉपी कुमार, कॉपी करने का वे इनको बुखार। बादशाह, शहनशाह, चुलबुल या पीके रोज नए अवतार में दिखे। छोटे कभी लंबे बाल ये बना लें, जो टीवी पे देखे सब खरीद डालें। तेल, क्रीम, शैम्पू या चाय, जो हीरो बोले जनाब वही लगाएं। फिर एक दिन सबने देखा कुछ ऐसा, बोले कॉपी कुमार जहाँ हीरो ने बोला हम वहीं लगाएंगे पैसा। लुट गए शेयर, डूबा पैसा, बैंक बैलेंस हुआ जीरो। सब बोले क्यों भाई, अब क्या कहता है तेरा हीरो? सिर्फ किसी सेलिब्रिटी, ब्रांड एम्बेसडर या नामी व्यक्ति के मोह में आकर निवेश न करें। कंपनी पॉलिसी ठीक से समझें और अपना पैसा सोच समझ कर लगाएं। देर लगी पर कुमार ने सीखा सबक जैसे तैसे, कि हीरो के कहने में आकर ना लगाएं पैसे। IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I'm Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र की ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं गौरा धवनलाल। Thank you Manoj and Puneet, welcome to the program. Thank you, Gaurav. A quick look at the headlines. Sensex gains 167 points to close at 71,595. Nifty rises 65 points to settle at 21,783. Cabinet approves 6 multi-tracking railway projects with an outlay of 12,343 crore rupees. And companies operating in defence sector report FDI worth 5,077 crore rupees, says Raksha Rajya Mantri Ajay Bhatt. बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 167 अंक कुचला 71,595 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 65 अंक बढ़कर 21,783 दर्ज हुआ। कैबिनेट ने 12,343 करोड़ रुपए की लागत से 6 मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं की मंजूरी दी। और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों ने 5,077 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होने की सूचना दी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 167 अंक यानी 0.23% बढ़कर 71,595 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 65 अंक यानी 0.3% बढ़कर 21,783 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां आज बिकवाली दिखी। BSE मिड कैप इंडेक्स 0.82% घाटे में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.32% की गिरावट हुई। नजर डालें रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 83 रुपए 3 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्देशीय कारोबार में 104.22 पर चल रहा था। A detailed look at the stock market.
The Sensex and Nifty had a positive session today amid positive cues from the global share markets. The BSE Sensex rose 167 points or 0.23% to close at 71,595. The NSE Nifty gained 65 points or 0.3% to settle at 21,783. In the broader market at the BSE, the mid-cap index slid 0.82%, while the small-cap index lost 1.32%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 16 companies appreciated, while those of 14 companies declined. SBI climbed 3.55%, Sun Pharma gained 2.31%, and ICICI Bank added 2.14%. On the other hand, Mahindra & Mahindra fell 2.4%, Bharti Airtel lost 1.88%, and NTPC slipped 1.84%. In sectoral indices at the BSE, 5 sectors registered gains while 15 witnessed losses. The Bankex sector gained 1.48%, consumer durables rose 0.51%, and financial services added 0.37%. On the other side, oil and gas declined 1.97%, metal fell 1.62%, and telecommunications slipped 1.45%. The overall market breadth was negative as the shares of 1,316 companies appreciated, while those of 2,518 declined. A total of 98 companies remained unchanged. So Punichi, when we see the trading sessions, one is, of course, and we know there is volatility, and we know that there are a couple of days of good rise and then there are corrections. Wanting to understand from you the intra-day trade patterns. So within the day, are we seeing larger fluctuations, where people are saying, okay, let me book the profit. I know it's a positive outlook, but let me at least get my money in. So a little, your comment on that. So clearly, you're right, and I think it's a nice observation that while at the end of the day the numbers tell us a certain story, the truth is that the markets go through a lot of volatility, a lot of ups and downs during the day. Right. And not only the headline numbers. In fact, you were mentioning this just before we got down to the stock. You were mentioning that while the headline indices may suggest one trend, which the markets could be up or down, the truth is that the larger the spectrum of stocks, which may be mid caps and small caps, they show a different story. If you look at the market today, the Sensex and Nifty have gone up today, but the market breadth, which is the number of stocks which went down, is almost twice the number of stocks which actually went up. Right. So if you look at people who are holding stocks of a diversified portfolio, they would have actually suffered a loss today in the portfolio. So clearly the markets are going through this bout of a lot of volatility, and we have seen this getting enhanced in last couple of weeks particularly. And that is partly because of the fact that international markets are also going through similar volatility, one. Secondly, I think there is this tendency to book profits as markets, they rise sharply. So I think a lot of that is into the market right now. And like we have been talking about this, it's time for retail investors to be cautious. I'm not saying they should be bearish, but they should be cautious. And if you get some outsized gains in any portfolio, I mean, it is wise to book partial profits in that. Right. Also, when you said cautious, and there is this, buy on dips. This kind of a mantra that goes buy on dips, and these are cues that everybody keeps giving, and even very well-known people who are recommending. What does this really mean? Because the dips and the highs are, as you said, within the day. You struggle to find out, is it a dip or is this a high? Yeah. Or it could be a fall. I mean, it could be sustained fall. So I think buy on dips is not a particularly good strategy. Any time that you are buying a stock or selling a stock, the reason should be not that the stock has fallen by 4% or 5%. The reason should be that you feel a stock is fairly valued and it has potential to go up in the longer term. See, buy on dips is typically a short-term trading, can be a short-term trading strategy. Okay. And I would say it borders on speculation. And personally, I would discourage it. I would say that investors should buy into companies with a longer term perspective and should buy when they feel the valuations are attractive. If a stock has fallen a lot and they feel it's a good company, valuations are attractive, they should definitely buy it. But don't buy it merely because it has fallen on a particular day and therefore you feel that it will
it'll bounce back tomorrow and therefore I'll make quick gains. So this belief that you can make quick gains in the market, I'm slightly skeptical of that at the present juncture. Right. So I'm sure even Manoj has many questions for you. But right now, listeners, stay tuned. We're going in for a short break. Stay with us. अच्छे रिटर्न के साथ साथ एनपीएस आपका आत्मसम्मान भी सुनिश्चित करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक एनपीएस जरूरी है। Welcome back. We are in conversation with senior journalist Puneet Jain. Puneet ji, we were talking about the stock market, and so one is of course the buy on dips, and the other one is there's a strategy which people say accumulate. You know, and now for a retail investor, and I don't know whether due diligence is that much, but hearsay is a huge factor. So some guidance on what does this mean? Accumulate, any percentage that one should start accumulating? I mean, I know there's no black and white, but your expertise. So again, no, I think they are very relevant questions, because retail investors mostly get carried away by what they hear on televisions or by so-called experts and on social media these days. It's so confusing, I would say. There's so much noise that it's very difficult to clearly think through what should be a strategy. So I would say that first of all, this accumulate is a good idea in a long-term sense. So I think it's because we are all bullish about Indian economy. We believe this is the decade for Indian economy, and going forward, I think we will do well. So definitely those who have invested in equities, in fact, in the past 20 years also, they have been able to get huge gains compared with fixed income, which is FDs or any other bonds, etc. So clearly investing in equities has paid off very well in last 20 years. And our estimate is that the next 15-20 years are also going to be very promising for equity investors. However, how do you go about it? I mean, does one just accumulate, just buy up and load up on stocks? No, it's not that easy, because some companies are good, some are not, and for retail investors it's very difficult to identify which are good stocks, where to stay invested. So I think one good way, of course, is to go through the mutual fund route, and you do an SIP. In fact, you'll be surprised that last month, in the month of January, we have now hit the highest ever levels for SIP investments. We have crossed 18,000 crores per month of investments by retail investors through SIP in mutual funds. So I think that's a very smart thing to do. If I do not have the expertise, I rely on experts to do it for me. Those who are investing directly in the markets, I think they should do a lot of research, and they should stick to well-known names, big names, and not dabble too much in small caps, mid caps, where they may not know the companies. So if you know it well, if you have the time to do research, very good, we can do it. But otherwise, I would say try to be safe with your capital, then be adventurous with it. Right. श्रोताओं, स्पष्ट सलाह है कि एडवेंचरस यानी अधिक जोखिम यदि आप उठाने की, या कह लें कि अधिक लाभ के लिए यदि आप भाग दौड़ कुछ अधिक करेंगे, तो हो सकता है कि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, अन्यथा नुकसान आप बड़ा उठा सकते हैं। ये है हमारे विशेषज्ञ की सलाह। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने रेल मंत्रालय की 6 परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी है। इनकी कुल अनुमानित लागत 12,343 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीए की बैठक में यह निर्णय लिया गया। 6 परियोजनाएं केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित होंगी। सरकार ने कहा है कि मल्टी ट्रैकिंग प्रस्तावों से परिचालन में आसानी होगी और भीड़ भाड़ कम होगी, जो भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर आवश्यक बुनियादी ढांचागत विकास प्रदान करेंगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र की उपयोजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना की भी स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अगले 4 वर्षों में इस योजना के लिए कुल 6,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने वर्ष 2085-86 तक अन्य वर्षों के लिए मत्स्य पालन अवसंरचना विकास कोष FIDF के विस्तार को भी स्वीकृति दे दी है। सरकार ने 7,522 करोड़ 48 लाख रुपए के कोष और 939 करोड़ 48 लाख रुपए के बजट
समर्थन को भी स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी को संचालित करने के लिए दूरसंचार विभाग के एक प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। इसके जरिए स्पेक्ट्रम सफल बोलीदाताओं को टेलीकॉम सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने ये बताया कि 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500 और 3300 मेगाहर्ट्ज तथा 26 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड के स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी होगी। मंत्रिमंडल ने स्वचालित ट्रेन संरक्षण, ईटीपी प्रणालियों और संचालन के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड की एनसीआरटीसी जैसी रेल आधारित शहरी क्षेत्रीय पारगमन प्रणालियों की स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। पुनीत जी, काफ़ी सारी महत्वपूर्ण कह लें कि योजनाएं सरकार की ओर से घोषित की गई हैं, मंजूरी मिली है। कुल मिलाकर सबसे पहले हम रेलवे पर चर्चा करना चाहेंगे। किस तरह का परिवर्तन हम देखने को मिलेगा जो ताज़ा 6 कॉरिडोर हैं उन पर जो काम होगा उसके बाद? देखिए मनोज जी, और इन कॉरिडोर का अनाउंसमेंट जो थी वो बजट में की गई थी कि सरकार इसके ऊपर काम करेगी, और बहुत जल्द हमने देखा बिल्कुल उसके कुछ ही दिनों में ये पूरी इसकी डिटेल्ड, इसके लिए फाइनेंशियल क्लोजर, जो पैसा ज़रूरत है वो मुहैया करना, इसके लिए जो प्लान है कहाँ पर कॉरिडोर होंगे, वो अनाउंसमेंट्स देखिए इतनी जल्दी वो आई, तो ये बहुत बड़ी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यूजुअली हम देखते हैं काफ़ी समय लगता है, अनाउंसमेंट होने के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज आनी शुरू होती है वो बहुत समय गुजरता है, कई वर्ष निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि सरकार बहुत वो जल्दी से और बहुत एफिशिएंटली उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए जो भारत के जो कैबिनेट के डिसीजंस अगर आप देखें तो 2-3 एरियाज में ये खास तौर से इस पे केंद्रित है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स जो कि भारत की इकोनॉमी का मैं कहूँगा एक बैकबोन की तरह है, और वो बहुत उभर रही है, बहुत फास्ट वो इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं, उससे रोजगार भी मिल रहे हैं, और हमारी जो इकोनॉमिक गतिविधि है, जीडीपी ग्रोथ की हम बात करते हैं, तो वो भी बहुत जल्दी से बढ़ रही है। आप जानते हैं कि भारत विश्व की सबसे बड़ी, अब फास्टेस्ट ग्रोइंग बड़ी इकोनॉमीज में है। 7% का अनुमान है हमारा जीडीपी ग्रोथ का। यदि हम दूसरी कंपेयर, जैसे हम चाइना से करते थे, बड़ा शौक था लोगों को उससे कंपेयर करने का, तो चाइना इस वर्ष मुश्किल से 4-4.5% शायद ग्रोथ करेगा, वो भी डाउटफुल है वैसे, पर तो भारत क्लियरली आप देखें तो वो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह उभर रहा है। दूसरा, हमने यहाँ पर जो फिशरीज डिपार्टमेंट के लिए जहाँ पर बहुत बड़ा रोजगार का इन्वॉल्वमेंट है, और ये बड़ा एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो जिसकी हम बात तो करते रहे हैं, इग्नोर करते, लेकिन उसके लिए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन एलोकेशन नहीं हुआ, वहां पर हमने बहुत बड़ा फैसला देखा। तो क्लियरली काफ़ी मल्टीफेसेटेड डिसीजंस ये हैं, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन, जबकि हम जानते हैं कि इलेक्शन ईयर है, नॉर्मली स्लो डाउन हो जाते हैं ऐसे में डिसीजंस, पर फॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी एफिशिएंट है। Punichi, you spoke of infrastructure, and the government, in addition to these cabinet decisions, has been periodically announcing more and more government investment in infrastructure. And we also know that household and government investment has been very strong in the last 2 to 3 years. But private sector capital expenditure, in 2019, when the corporate tax was, decreased, and it was to say that, okay, let's encourage capex of private sector, that has somehow yet to pick up. What do you think? That is true. So what has been happening is that government has been doing heavy lifting as far as capex is concerned in last 2-3 years. Partly because after COVID, I think private sector investments were a bit skeptical. They were not that confident to go in and make large investments. So government was doing all the major heavy lifting. Fortunately, government had good resource mobilization through taxes, so we could do it without spiking our fiscal deficit. Okay. So I think that was a good move by the government. But this year, if you see the budget, government has scaled back its capex commitments, and it is expecting now the private sector companies to step up their investments. So I hope that in the next couple of years, the private sector, which is now running at a capacity utilization, see, earlier the capacity utilization in the private sector was below 50-60%. So that is now inching up to about 75-80%. And usually that is what happens. If the capacity utilization goes up beyond 75%, then we see new capacities coming in. So my estimate is that next couple of years, we'll see private sector capex pick up. Right. So listeners, before we move on to our next story, we have another break. You stay with us. सुरक्षित सेवानिवृत्ति के साथ साथ एनपीएस आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने में भी मदद करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक
और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome back, listeners. This is Market Mantra, and we are in conversation with senior journalist Puneet Jain. Moving on to our next story, Raksha Rajya Mantri Ajay Bhatt, in a written reply in the Lok Sabha today, said that foreign direct investment FDI limit in the defence sector was enhanced in 2020 up to 74% through the automatic route for companies seeking new defence industrial licenses, and up to 100% through the government route, wherever it is likely to result in access to modern technology. So far, 5,077 crore rupees worth of FDI has been reported by companies operating in the defence sector. The defence sector industry was opened up in May 2001 for private sector participation. Further, the government promotes co-development and co-production of niche defence technologies with foreign original equipment manufacturers, OEMs, to encourage FDI in the sector. Puneetji, quickly, your views on the defence sector as an employment giver, backward and forward linkages. Goran, you'll acknowledge that defence sector is one of the largest areas of expenditure for the government actually, and almost 6 to 7% of the total budget actually is spent in defence sector, so which is huge. However, while the private sector participation in defence production was allowed in 2001, the truth is that first 20 years that was highly restricted. So the real reforms in private sector investments in defence actually happened in 2020. Okay. And after that, in last 3 years, we have seen investments go up by about 5,000 crores. And my own guess is that next 7-8 years is going to be the real period when this investments will come in. We already see a lot of activity happening there in the space sector, in aerospace, in manufacturing, in terms of aircraft, in terms of ships, submarines, everything. So I think India's capabilities in terms of defense manufacturing and employment we'll see parabolic kind of jump in those numbers in coming years. I think this is an area to watch really. Right. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चले वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार जहां आज मिला जुला रुख दिखा है। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.1% लाभ में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.26% की तेजी आई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.41% लाभ के साथ बंद हुआ। उधर बिकवाली के दबाव में सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.15% घाटे में रहा। हांगकांग के हेंगसेंग में 0.84% की गिरावट हुई। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक मिला जुला रुख दिख रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक अंतर्देशीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.16% लाभ में था। जर्मनी के डेक्स में 0.07% की तेजी थी, जबकि फ्रांस का कैक 40 0.02% गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। In the US markets, all the three major US indices rose yesterday. The Nasdaq Composite Index gained 0.24%, the S&P 500 advanced 0.13%, and the Dow Jones Industrial Average rose 0.07%. A look at the oil prices. Brent crude prices declined today in intraday trade. Brent crude was trading at 0.07% lower at $81.57 per barrel, while US West Texas Intermediate crude was also trading up 0.1% at $76.30 per barrel when reports last came in. पुनीत जी, यहाँ पर हम हांगकांग की ओर विशेष रूप से और चीन की ओर ले चलना चाहेंगे आपको। पिछले कुछ सत्रों में हमने अच्छी खासी तेजी देखी, उस तेजी के पीछे कोई खास कारक था? क्या सब कारण रहे? और फिर जबकि अब देख रहे हैं कि वो हालात नहीं है, क्या कारण रहे वो? मनोजित, पिछले 3 दिनों में हमने चाइना में और हांगकांग में थोड़ी तेजी देखी, लेकिन उससे पहले यदि हम देखें तो पिछले 2 वर्षों में चाइना में बहुत बड़ी गिरावट आई है और चाइना के स्टॉक इंडेक्सेस का जो स्तर है वो 2007 के स्तर पर है, यानी 17 वर्षों के लोएस्ट लेवल्स पर है चाइना के स्टॉक इंडेक्सेस। वहां पर तो पिछले 3 दिन पहले चाइना की सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और सीधा चाइना की सरकार ने शेयर्स खरीदने शुरू किए और सपोर्ट देना शुरू किया मार्केट के अंदर। शॉर्ट सेलिंग बैन करी, काफी सख्त कदम उठाए मार्केट को सपोर्ट करने के लिए। वहां पर थोड़ा बाउंस देखा है, लेकिन अब देखिए चाइना के बाजार अगले 1 सप्ताह के लिए बंद हो रहे हैं क्योंकि लूनार न्यू ईयर के लिए छुट्टी होती है वहां पर, तो उससे पहले थोड़ा बाउंस था। मुझे
मुझे ऐसा लगता है कि चाइना की जो सपोर्ट दी है सरकार ने, उस वजह से थोड़ा बाउंस आया है। इसको एक्सपर्ट्स वैसे इसको डेड कैट बाउंस कह रहे हैं। यानी एक गिरते हुए बाजार में एक उछाल लाने की कृत्रिम कोशिश है। तो इसको डेड कैट बाउंस के नाम से ही वो जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, इसमें तो इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये डेड कैट बाउंस है। तो मुझे लगता है चाइना में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, इकोनॉमी को लेकर के भी, मार्केट्स को लेकर के भी। तो इससे हम भ्रमित ना हो, ये जो 2-3 दिन का बाउंस है, मुझे लगता है अभी आगे ज़्यादा इसमें नंबर्स हैं। आइए चले सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध के लिए सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 3 रुपये बढ़त के साथ 62,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं मार्च अनुबंध के लिए चांदी 201 रुपये बढ़कर 71,038 रुपये प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य कमजोरी के साथ $2,047.50 प्रति औंस पर था। वहीं चांदी भी मजबूती के साथ $22.74 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। पुनीत जी, बाजार में पिछले 2-3 वर्षों में हमने सोने में अच्छा खासा देखा है कि अच्छा मुनाफा देकर सोना कैलेंडर ईयर के हिसाब से गया है। अब कैसे हालात हैं और आने वाले दिनों में इसके कैसे रहने के आसार हैं? देखिए, हालांकि जो सोना है उसके बहुत एक कोरिलेशन रहता है डॉलर इंडेक्स के साथ। तो डॉलर का जो एक्सपेक्टेड मूव होता है उससे डॉलर गोल्ड इन्वर्सली रिलेटेड रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हालात है अभी यूएस इकोनॉमी में, काफ़ी स्ट्रेंथ वहाँ दिख रही है इकोनॉमी में, तो उस वजह से डॉलर जो है वो भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लेकिन यदि आगे जाकर थोड़ा सा रिसेशन आता है और इंटरेस्ट रेट्स वगैरह में कमी आती है अमेरिका में, तो मुझे लगता है कि सोने की कीमतें और बढ़ेंगी, क्योंकि गोल्ड जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है डॉलर इंडेक्स के साथ। यहाँ पर पुनीत जी आप होते हैं तो हम कुछ जो अन्य मूल्यवान रत्न हो सकते हैं जिनमें हमारे निवेशक या कह लें हमारे छोटे निवेशक दिलचस्पी लेना चाहें और अपने खरीदने के लिए उन पर उन्हें अधिक मुनाफा मिले, उसके बारे में हम समझना चाहेंगे। सोने के अलावा यदि जाना चाहें तो कौन कौन से कह लें कि धातु हो सकते हैं, रत्न हो सकते हैं जहाँ उन्हें जाना चाहिए? देखिए, कमोडिटीज़ में इस समय काफ़ी प्राइसेस नीचे चल रहे हैं और ख़ास एक कमोडिटी है जिसको काफ़ी उम्मीद है, अभी नीचे है लेकिन लगता है आने वाले समय में, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी उसका लेना देना है, वो कॉपर है। और कॉपर की जो कीमतें हैं वो थोड़ा पीछे बिकॉज ऑफ चाइना स्लो डाउन थोड़ी नीचे आई। पर मुझे लगता है कि कमोडिटीज़ में यदि कोई इंटरेस्ट रखते हैं तो कॉपर में आने वाले समय में काफ़ी अच्छा वहाँ भी हम तेज़ी देख सकते हैं। बाकी दूसरे जो प्रेशियस मेटल्स हैं, सिल्वर है, वो भी अच्छा लगता है मुझे। तो कमोडिटीज़ में डेफिनेटली आने वाले समय में एक पिकअप हो सकता है। यानी जो श्रोताओं हालात हैं देखते हुए उसमें सोना ही नहीं बल्कि सोना, चांदी और तांबा भी आपके लिए मूल्यवान साबित हो सकता है यदि धैर्य के साथ आप प्रतीक्षा कर सके। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, श्रोताओं की ओर से पुनीत जी। धन्यवाद मनोज जी। Yes, truly, Puniji, thank you for coming on to our program. And now, listeners, before we close, a quick look at the headlines once again. Sensex gains 167 points to close at 71,595. Nifty rises 65 points to settle at 21,783. Cabinet approves 6 multi-tracking railway projects with an outlay of 12,343 crore rupees. And companies operating in defence sector report FDI worth 5,077 crore rupees, says Raksha Rajya Mantri Ajay Bhatt. And that's it in this program. Namaskar. कॉपीपुर गांव के कॉपी कुमार, कॉपी करने का भाई इनको बुखार। बादशाह, शहनशाह, चुलबुल या पीके रोज नए अवतार में दिखे। छोटे कभी लंबे बाल ये बना ले, जो टीवी पे देखे सब खरीद डाले। तेल, क्रीम, शैम्पू या चाय, जो हीरो बोले जनाब वही लगाएं। फिर एक दिन सबने देखा कुछ ऐसा, बोले कॉपी कुमार, जहाँ हीरो ने बोला हम वहीं लगाएंगे पैसा। लुट गए शेयर, डूबा पैसा, बैंक बैलेंस हुआ जीरो। सब बोले क्यों भाई, अब क्या कहता है तेरा हीरो? सिर्फ किसी सेलिब्रिटी, ब्रांड एम्बेसडर या नामी व्यक्ति के मोह में आकर निवेश न करें। कंपनी पॉलिसी ठीक से समझें और अपना पैसा सोच समझ कर लगाएं। देर लगी पर कुमार ने सीखा सबक जैसे तैसे कि हीरो के कहने में आकर ना लगाएं पैसे। IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। आपकी आजादी के साथ साथ एनपीएस आपके आत्मसम्मान का भी ख्याल रखता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं।
सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय IEPFA, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, एम्पावर्ड इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम NPS। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मार्केट मंत्र